जय हिंद दोस्तों। मैं गगनदीप। बस इतना सा चाहता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। आपका जब रिज़ल्ट आए तो उसमें आप सभी की अल्फ़ा ग्रेड आए। और ये जब हो सकता है जब आप उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इन वीडियोस के ज़रिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा ये मकसद है कि आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री में ही अवेलेबल हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 38 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे है कि एनसीसी कैडेटों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनका आचरण कभी भी संदिग्ध न हो। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, वे युवाओं के रियल रोल मॉडल बने। मतलब यहाँ पे क्या है कि लीडर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी किसी को धमका के या किसी को फोर्स करके हम किसी से काम नहीं करवाते। हम जब वो काम खुद करते हैं, हम जब एग्जाम्पल सेट करते हैं तो लोग हमको फॉलो करते हैं। तो रोल मॉडल बनना है हमको, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, ड्रग्स शराब व तंबाकू से दूर रहना है, अच्छी कंपनी रखनी है यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे शौक होने चाहिए जैसे कि रीडिंग बुक्स, म्यूजिक का शौक है, पेंटिंग का शौक है, बागवानी का शौक है, बड़े लोगों से बात करना, बड़े लोगों से यानी कि जो हमारे से उम्र में बड़े हैं उनसे बात करना, उनसे नॉलेज लेना। ठीक है, अपना समय बर्बाद नहीं करना। जब भी हमारे पास टाइम है उसको प्रोडक्टिवली हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम हमारी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, हम सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में। तो इस तरीके से ये हमको सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा आचरण कभी भी संदिग्ध ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एनसीसी कैडेटों का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार मतलब हम किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। तो पहली बात तो डिसिप्लिन होना, यूनिटी एंड डिसिप्लिन आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन हमें होना चाहिए, शांतिपूर्ण होने चाहिए, दोस्ताना और सहकारिता के साथ रहना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना रखें, व ईर्ष्या से मुक्त रहें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का यहाँ पे क्या मतलब है कि कंपटीशन हो लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो। कंपटीशन में ये नहीं है कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि कंपटीशन में ये जिससे हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, वो कंपटीशन होना चाहिए। और उससे अगर कोई दूसरा जीत जाता है तो उससे जेलसी नहीं करनी, बल्कि हमको ये सोचना है कि अगली बार हम किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। उसे हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें यानी कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड कभी भी नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट इज सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम रिस्पेक्ट करें, चाहे हमसे जूनियर है सीनियर है, सभी से रिस्पेक्ट के साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये हमारा सामान्य व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 41 है ये आर्मी विंग के लिए है। अगर आप नवल विंग से हैं तो आपको नेवी की कमांड पता होनी चाहिए, एयरफोर्स से हैं तो आपको एयर विंग के लिए मतलब एयरफोर्स की कमांड पता होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम आर्मी की बात कर रहे हैं, भारतीय थल सेना की टोटल कितनी कमांड है और उनके नाम लिखने हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टोटल 7 कमांड है। केंद्रीय कमान जो यानी कि सेंट्रल कमांड जो है वो लखनऊ में है। पूर्वी कमान यानी कि ईस्टर्न जो कमांड है वो कोलकाता में है। उत्तरी कमांड यानी कि नॉर्दर्न कमांड वो उधमपुर में है। दक्षिणी कमांड यानी कि सदर्न कमांड पुणे में है। दक्षिण पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्ट कमांड जो है वो जयपुर में है। पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कमांड जो है वो चंडी मंदिर। ठीक है, और नेक्स्ट इज ट्रेनिंग कमांड जो है सेना प्रशिक्षण कमांड, वो हमारी कहाँ पर है, शिमला में है। तो अब इससे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाए कि भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय डैश में है। ठीक है, तो वहां पे आपको बनना है दक्षिणी है क्योंकि ऑब्वियसली तो साउदर्न कमांड होगी यहाँ पे, तो पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नॉर्दर्न कमांड पूछी जाती है तो इसका उधमपुर हो जाएगा। ठीक है, उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, चंडी मंदिर यहाँ पे चंडीगढ़ के पास हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा है मैप रीडिंग। तो मैप रीडिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है हमारे एग्जाम के अंदर बिल्कुल पूछा जाएगा ये टॉपिक। और इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बनती है कि नक्शा यानी कि मैप कहते किसे हैं। देखो मैप बेसिकली होता क्या है, मैं एक बार आप ध्यान से समझो इस बात को कि कोई भी है, कोई भी मान लो क्या कहते हैं 10 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर मंदिर भी है, उसके अंदर लाइट हाउस है, उसके अंदर कोई नदी भी चल रही है।
ठीक है, नदी भी बह रही है। तो अब उसको हमको दर्शाना है, तो 10 किलोमीटर का अगर एरिया है तो ऐसा 10 किलोमीटर का तो कोई कागज या टुकड़ा हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि एक तो पहले एक यूनिट बना लेते हैं कि हम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा। तो मान लो कि एक मंदिर से मस्जिद की दूरी 2 किलोमीटर है, तो क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर था, तो 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो 2 किलोमीटर है ना दूरी, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। वास्तव में जो दूरी 2 किलोमीटर है उसको हम मैप के ऊपर 4 सेंटीमीटर दूरी में दिखा देंगे, और जब हम नापेंगे अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 किलोमीटर दूर है भाई। तो इसी तरीके से जब मैदान पर उपस्थित सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित स्थानों को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा, अब हम संकेत बना लेते हैं। संकेत भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया भाई, मंदिर हो तो उसका ये संकेत है, मस्जिद है तो उसका ये संकेत है, नदी है तो उसका ये संकेत है, कच्ची सड़क है तो उसका ये है, पक्की सड़क है तो उसका ये है। ये जो संकेत है इसका भी जो पीडीएफ है वो बना के मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे पीडीएफ भी डलती रहती है, और वो संकेत वाली भी मैं डाल दूंगा, तो उससे आप देख पाओगे कि किसका संकेत कौन सा है। और संकेतों द्वारा आनुपातिक रूप में, आनुपातिक रूप का मैंने मतलब बताया कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, अनुपात हो गया। ठीक है, तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो 2 किलोमीटर, अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3 किलोमीटर, क्योंकि उसका आधा हो रहा है ना, तो उस तरीके से आनुपातिक रूप में कागज या कपड़े के टुकड़े पर दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नक्शा बोल देते हैं, मैप बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, नक्शा मानचित्र के उपयोग लिखो। तो उपयोग क्या होता है, तो ऑन पोजीशन, फाइंड योर ओन पोजीशन, खुद की स्थिति का पता लगाने के लिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की दिशा निर्धारित करने के लिए। ठीक है, कौन सी दिशा के अंदर हमको जाना है। मान लो अब हम उस जगह में खड़े हैं, उस एरिया में खड़े हैं 10 किलोमीटर वाले में, हमको मैप पे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई हमको यहाँ से इस लाइट हाउस के पास जाना है। तो लाइट हाउस का ये तो पता लग गया कि वो 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है वो भी हमको नक्शे से पता लग जाएगा। युद्ध के दौरान हमको आगे बढ़ने की योजना बनानी है तो नक्शे की बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी होती है हमको। और ज़मीन की विभिन्न विशेषताओं का पता लगाना, नक्शे से ये भी पता लगता है कि वहाँ पे एरिया जो है पहाड़ी है या रेतीला है या किस तरह का इलाका है। उसी हिसाब से हम आगे मूव करेंगे ना, उसी हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये नक्शे और मानचित्र के उपयोग होते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, जो आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे हमको लिखना है कंपास के 5 भाग लिखने हैं। 5 नहीं, आप 10 याद करके जाओ, मैं तो बोलूंगा अगर 10 आते हैं तो 10 लिख दो, 5 आते हैं तो 5 लिख दो। पार्ट्स ऑफ कंपास नाम से एक वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। और उसमें स्पेशल इसी के ऊपर बनाई है ताकि सारे के सारे पार्ट आपको याद हो जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, एग्जाम में आना है, तो आपको डायरेक्टली याद हो जाए। तो कंपास के 5 भाग, थंब रिंग, प्रिज्म, लिड, डायरेक्शन मार्क, ल्यूबर लाइन, विंडो, विंडो वो जो खोलते हैं शीशा सा होता है, डायल, डायल जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। ठीक है, और क्लैंपिंग स्क्रू टाइट करने के लिए होता है। थंब रिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि जब भी हम कंपास को यूज करते हैं तो अंगूठे में डालते हैं उसको, तो अंगूठे में डालते हैं, वो अंगूठी सी जो होती है उसको थंब रिंग बोलते हैं। ठीक है, और प्रिज्मेटिक कंपास होता है तो इसमें प्रिज्म हो गया। लीड, लीड क्या होता है, लीड वो एक तरीके से वो जो भी लीड शीशा होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं। और डायरेक्शन मार्क जिसमें मार्क करेंगे वो कौन सी डायरेक्शन है, जो दिखाएंगे नॉर्थ साउथ जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे कार्डिनल पॉइंट व नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखो कार्डिनल पॉइंट में, कार्डिनल पॉइंट का मतलब दिशा ही होता है। ठीक है, तो कार्डिनल पॉइंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि दिशा कितनी होती है, मेनली मेन दिशा की हम बात कर रहे हैं तो 4 होती है भाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारे कार्डिनल पॉइंट होते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत करना, कभी आपको पता ही ना हो, क्योंकि जिसको पता नहीं होगा ना वो एग्जाम में कर ही नहीं पाएगा, लेकिन जिसको ये पता है कि कार्डिनल पॉइंट हम दिशा को ही बोलते हैं, तो उसको पता है दिशा 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये हमारे कार्डिनल पॉइंट होते हैं और 4 होते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ एक कार्डिनल पॉइंट है, और नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर, दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, और तीसरा ग्रिड नॉर्थ यानी कि ग्रिड उत्तर। तो ये 3 तरह के टोटल क्या होते हैं भाई, नॉर्थ होते हैं। ट्रू नॉर्थ वास्तविक उत्तर, जो वास्तव में जो हमारा जो पोल स्टार होता है यानी कि ध्रुव तारा जो होता है वो जिस उत्तर को शो करता है ना उसको हम वास्तविक उत्तर कहते हैं। अब आपको फिर पता है कि मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट को अगर आप सीधा लटकाते हैं, हवा के अंदर बिल्कुल लटकाते हैं ना, तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन की होगी, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण डायरेक्शन की तरफ ही लटकेगी। तो वो जो मैग्नेट जो नॉर्थ शो करती है ना उसको हम चुंबकीय उत्तर बोल देते हैं। और ग्रिड उत्तर जो हमारा मैप के अंदर उत्तर होता है ना वो हमारा ग्रिड उत्तर होता है। बात समझ में आ गई भाई, मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि
पहले भी बच्चों ने जिन्होंने इन पीडीएफ्स को पढ़ा है, वीडियोस को देखा है, उनके कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि उन्होंने बटालियन को टॉप किया है या फिर अपने कॉलेज में टॉप किया एनसीसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम में। आप भी कर पाएंगे अगर आप रेगुलरली देखते हैं और आपको ये पता है कि हम एनसीसी कैडेट हैं। और एनसीसी कैडेट क्या करते हैं कि हमारा यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है, यूनिटी होती है। तो एक बात सोचो कि अगर किसी और की भी ए ग्रेड आ जाती है तो उसको हमसे उससे हमको तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको अच्छा ही लगेगा कि हमारे एक दोस्त की ए ग्रेड आ गई। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों तक जिनको आप चाहते हैं कि वो भी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आप इस वीडियो का लिंक वहां पे शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित के पारंपरिक संकेत बताओ। मैंने बताया था कि इनको दिखाने के लिए तरीके होते हैं, जैसे मंदिर हो तो इस तरह की आकृति आपको बनानी है, गुरुद्वारा है तो इस तरीके से एक नीचे चोर्स बनाना है, ऊपर झंडा बनाना है, चर्च है तो चर्च के अंदर आपको पता है ये क्रॉस का निशान होता है, वायु पंप है तो ये दिखाई दे रहा है, ये तो कच्ची सड़क है तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाना है, और पक्की सड़क है तो उसको सीधी लाइन से दर्शा के और बीच के अंदर उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसे डार्क कर सकते हैं। तो ये पक्की सड़क को दर्शाने के लिए होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कंपास जो होता है हमारा, उसका प्रयोग हम किस किस चीज के लिए करते हैं, उसके उपयोग लिखने। कंपास के पार्ट हमने देखे, अब उसके उपयोग बताने। तो उत्तर खोजने के लिए यानी कि नॉर्थ फाइंड आउट करना है हमको, मैग्नेटिक बियरिंग मापने के लिए, नक्शा सेट करने के लिए, और नाइट मार्च के दौरान हम कंपास का प्रयोग करते हैं। ये कंपास के 4 उपयोग है हमारे यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो कि फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट यानी कि युद्ध कला और क्षेत्र कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, युद्ध कला और क्षेत्र कला, जो हमारे एग्जाम के अंदर हमसे पूछ लिया जाता है। मैं आपको बता देता हूं पहले, युद्ध कला और क्षेत्र कला। कला मतलब क्या होता है, आर्ट। आर्ट और क्राफ्ट एक ही बात है। तो किसी भी चीज की आर्ट अगर हमको आती है तो इसका मतलब हमको ये पता है कि हम उस चीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट मतलब क्षेत्र कला। क्षेत्र कला का क्या मतलब कि जो भी हमारा एरिया है जहां पे भी हम युद्ध लड़ रहे हैं, वहां पे पहाड़ होंगे, वहां पे नदियां होंगी, वहां पे रेतीला होगा, वहां पे समतल होगा, किसी भी तरह का हो सकता है मैदान। तो हम उस युद्ध को जीतने के लिए या फिर हमारे टास्क को अचीव करने के लिए वहां का जो क्षेत्र है उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं। पहाड़ी का छिपने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, किसी पे हमला करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, नदी का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, रेत का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, यानी कि क्षेत्र के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो जो भी उस क्षेत्र के अंदर चीजें उपस्थित हैं उनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, उसी क्राफ्ट को हम चित्रकला कहते हैं। ठीक है। तो मौजूदा क्षेत्र और हथियार जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको अपने लक्ष्य के लिए अधिकतम उपयोग करने की कला को ही हम क्या बोल देते हैं, क्षेत्रकला बोल देते हैं। ठीक है। अब क्षेत्रकला जो फील्ड क्राफ्ट होती है, कौन कौन से विषय आते हैं, तो ग्राउंड का विवरण हमको पता होना चाहिए कि ग्राउंड ग्राउंड कितने प्रकार के होते हैं, ग्राउंड कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 2 पे अवलोकन व छिपाओ। पहले तो ये जज करना, देखना कि हम दुश्मन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम खुद कैसे छिप सकते हैं दुश्मन की नजरों से। तीसरा है लक्ष्यों की पहचान व विवरण, हम टारगेट को कैसे पहचानेंगे, और टारगेट को ये भी पहचानना, दूरी मापना इसके अंदर आता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेंज के वेपन होते हैं। तो डिफरेंट रेंज के वेपन के लिए मान लो कोई भी टारगेट जो हमारा है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो कितनी दूरी पर है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसके लिए हम कौन सा हथियार यूज करें जो कि सुटेबल होगा। और हथियार व हथियार के बिना मूवमेंट हमको आनी चाहिए, कि अगर हमारे पास हथियार भी है और फिर भी हमको मूव करना है तो हम कैसे मूव करेंगे। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये क्षेत्र कला यानी कि फील्ड क्राफ्ट के अंदर आते हैं। मैं मानता हूं कि एक बार में ये वीडियो देखते ही आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हो जाएंगे, तो इसीलिए आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ इसकी टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मैदान कौन से हैं, तो मैदान टूटा हुआ मैदान होता है, ठीक है, खुला और समतल मैदान होता है, प्लेन ग्राउंड जिसे कहते हैं, ऊंचा मैदान होता है, हाई मैदान जिसे कहते हैं हम हाई ग्राउंड कहते हैं, मृत मैदान जिसे हम डेड ग्राउंड कहते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, मैदान होते हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। तो इन्फेंट्री यानी कि जो इन्फेंट्री हमारी कौन सी होती है, थल सेना होती है, पैदल सेना होती है, आर्मी हमारी थल सेना होती है, इन्फेंट्री हमारी पैदल सेना होती है।
तो उसमें जो वेपन्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो 7.62 mm SLR जो होती है उसकी कारगर रेंज बतानी है। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि SLR की फुल फॉर्म क्या होती है, अभी बताओ भाई। और जो भी बच्चे सभी के सभी जवाबों का, सभी के सभी सवालों का सही जवाब देते हैं उनके कमेंट को लाइक किया जाएगा, और अगर सारे जवाब सही हैं तो उसको पिन भी किया जाएगा। तो 7.62 mm SLR की कारगर रेंज 275 मीटर होती है। LMG का रैपिड रेट ऑफ फायर, ठीक है, रेट ऑफ फायर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है, तो उसमें रैपिड जो तेजी से रेट ऑफ फायर है वो 3 मैगजीन प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर 3 मैगजीन। और LMG में आपको पता होना चाहिए कितने आते हैं, 30 राउंड आएंगे यहाँ पे, तो एकदम से 90 गोली प्रति मिनट, आप सोच के देखो, ठीक है। LMG की फुल फॉर्म आपको बतानी है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे SMC का पूरा नाम लिखो, तो स्टैन मशीन कार्बाइन होता है। LMG को मुख्यतः कितने बड़े भागों में बांटा जा सकता है, तो 5 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। 7.62 mm SLR में कितने ग्रूज होते हैं, तो 6। अब आप इससे ये मत सोचना कि ये 7.62 mm में ही पूछ रखे हैं, किसी भी राइफल में अभी तक जो भी NCC के क्वेश्चन में पूछी गई है सभी में 6 ग्रूज ही होते हैं। तो ग्रूज वाला जब भी क्वेश्चन आए आप 6 उसके अंदर आंसर कराना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 7.62 mm SLR का कैलिबर कितना होता है, तो देखो कैलिबर वही होता है जो आगे लिखा होता है। 7.62 mm लिखा है तो 7.62 होगा, ठीक है, और कुछ लिखा है यहाँ पे 0.22 लिखा है तो 0.22 होगा, जो भी होगा वही इसका कैलिबर होता है। भरी हुई मैगजीन के साथ 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है, तो 5.1 किलोग्राम होता है। तो SLR लगभग 5 किलो 100 ग्राम की होती है। 7.62 mm SLR की कारगर रेंज 275 मीटर। SLR में राउंड कितने भरे जाते हैं, तो SLR में 20 राउंड भरे जाते हैं, LMG में 30 राउंड भरे जाते हैं, 0.22 के अंदर 5 राउंड आते हैं। तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा आपके एग्जाम में पक्का। SLR का पूरा नाम यहाँ पे आ ही गया, ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से वैसे आपने कमेंट कर दिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 7.62 mm जो इसका कैलिबर होता है, और सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। 7.62 mm SLR की सफाई का सामान लिखो। तो सफाई के लिए पुल थ्रू होता है, तेल की बोतल हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन टूल होता है, पेचकस खोलने की जरूरत पड़ती है तो चिंदी, ठीक है, ये कपड़ा होता है, ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब होती है, और ब्रश होता है। ये हमारी SLR की सफाई का सामान होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सैन्य इतिहास। तो सैन्य इतिहास आपको पता होना चाहिए, यानी कि मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के युद्ध के कारण लिख सकते हैं। पॉलिटिकल वार होते हैं, कोई क्षेत्र के कारण वार होता है, कोई राजनीति के कारण युद्ध होता है, उसके अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल वारफेयर होता है, न्यूक्लियर वारफेयर होता है, आजकल जो आ रहा है इंफॉर्मेशन वारफेयर एक नया वारफेयर है। तो इस तरीके के आपको पता होनी चाहिए इंफॉर्मेशन इसके बारे में। सैन्य इतिहास, तो सैन्य इतिहास हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताना है, ये आपको जो भी पता है वो चीजें आप बता सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध राजपूतों और मुगलों के बीच लड़ा गया था, 1576 के अंदर हुआ था। 20,000 राजपूत सैनिक थे, 80,000 मुगल सैनिक शामिल थे। महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक ने बचाया था, ठीक है। अकबर ने मुगल साम्राज्य पर किस काल में शासन किया, तो 1542 से लेकर 1605 तक अकबर था। 1571 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन थे, तो जनरल SFM मानेकशॉ, ठीक है। नेक्स्ट है भारत व पाकिस्तान के बीच लड़ा गया चौथा युद्ध कौन सा था, कारगिल वार था। कारगिल वॉर कब लड़ा गया था, तो 1999 के अंदर लड़ा गया था, आपको पता होगा, जिसके अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा जी को परमवीर चक्र मिला था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे संचार के विभिन्न माध्यम कौन से हैं, तो साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, वॉइस मीडियम आवाज के माध्यम से बोलकर, मैसेज बियरर। मैसेज बियरर होता है एक बंदा होता था स्पेशल जो मैसेज लेके जाता था पहले, तो संदेश वाहक। रिटर्न स्क्रिप्ट लिखित पटकथा यानी कि लिख के भेजना, लाइन और केबल यानी कि लाइन और केबल के द्वारा हम भेजें, और वायरलेस यानी कि तार रहित। जो आजकल फोन हो गए ये वायरलेस ही होते हैं, ठीक है, मोबाइल जो होते हैं वायरलेस होते हैं। तो ये संचार के विभिन्न साधन होते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 56 तक यानी कि इस पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो उन वीडियोज को भी देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, जब आपको याद आएंगी कि ये चीज़ें तो हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो अभी इसको दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, और आप एग्जाम में जाना, आपका एग्जाम अच्छा होगा। ऑल दी बेस्ट। और इस तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी एग्जाम में A ग्रेड लें जैसे कि आप लेने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।